अपने देश चरखी दादरी का और प्रदेश का, देश का नाम रोशन किया है, तो मैं उन माता बहनों के दर्द को महसूस कर सकती हूँ कि उन्होंने कितने आंसुओं को, कितने धुएं को पिया है, कितने फेफड़े उनके खराब हुए हैं। अगर उनसे वास्तव में मुक्ति दिलाने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करती हूं तो मैं गर्व के साथ कहती हूं कि सबसे ज्यादा अगर 80% अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है तो माता बहनों के नाम पे मिला है, ताकि कल को अगर मेरा चाचा ताऊ कौन दारू पी के अगर मेरी माता बहन का डे तो वह गर्व के साथ कह सके कि तू लिकड़ जा घर तक बाहर, यो घर मेरे नाम है, मेरे नाम। अगर यह सम्मान दिया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, और आज वो गर्व के साथ सिर उठाकर प्रधानमंत्री जी के साथ वो संकल्प और शक्ति के साथ खड़ी हैं कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कर सके। जिन ऐतिहासिक फैसलों की हम बात करते हैं, जिस पर कोई विश्वास भी नहीं कर सकता था, आप और हम सब साक्षी हैं कि जब धारा 370 को हटाने की जब बात करते थे तो चाहे वो कांग्रेस वाले हो, चाहे विपक्ष के और नेता हो, हर कोई कहता था कि धारा 370 को अगर किसी ने हाथ लगाया तो खून की नदियां बह जाएंगी। आप और हम सब यहाँ पे बैठे हैं, आप सब साक्षी बने हैं कि वो धारा 370 भी हटी है, और आज जम्मू कश्मीर विकास की नए गाथाएं लिख रहा है। खून की नदियां तो छोड़ो, वहां पे एक कतरा भी नहीं बहा है। आप सब साक्षी हैं और आप सब इस चीज को मानते हैं। और जब धारा 370 और राम मंदिर की बात हो, उसके ऊपर हम अपने विकास के किए हुए कार्यों पर अगर वोट मांगते हैं तो कांग्रेस वाले कहते हैं ये कुछ नया कर दिया के। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, नया तो है ही। जब 500 वर्षों के कालखंड के अंदर, क्योंकि कोई भी अगर आप देखेंगे कि राम मंदिर का जब निर्माण हुआ था और प्राण प्रतिष्ठा का जब निमंत्रण कांग्रेस को दिया गया था, तो आप सब भूल नहीं सकते कि उस निमंत्रण को भी ठुकराने का काम कांग्रेस ने किया था। तो आप सब लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि आप भी मत भूलिएगा, आने वाली 25 तारीख को एक एक जो आपका वोट है, एक एक मतदान कमल के निशान पे जाना चाहिए। और राम मंदिर का निर्माण भले ही कोई श्रद्धालु न कोई भूल सका था, और न ही कोई भूलेगा, और न ही कोई सनातनी इस बात को भूलेगा, क्योंकि ये बुरे कालखंड के बाद, सारे संघर्षों के बाद आज रामलला टेंट से बाहर आकर दिव्य भव्य और नव्य मंदिर के अंदर विराजमान है। यह तभी संभव हुआ है जब हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा विराट व्यक्तित्व और विजनरी नेता है। आने वाले चुनाव में देश की रक्षा, महिलाओं के सम्मान, बेटियों की तरक्की और खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं और युवाओं को रोजगार देने जैसे अनेक कामों के साथ हमें याद रखना होगा कि हमें कमल का बटन दबाना है। क्योंकि आज देश अगर सुरक्षित है तो भाजपा की सरकार में सुरक्षित है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए हमारा देश सुरक्षित है। मेरा खासकर सभी महिलाओं और बहनों से आग्रह होगा कि आपके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव प्रयत्नशील हैं, निरंतर कार्यरत हैं, वह आपके सम्मान की बहुत चिंता करते हैं। इसलिए आने वाले समय में अपना एक एक वोट जो है मोदी जी के लिए मतदान करें। आज जब 2024 के लोकसभा चुनाव के इलेक्शन चल रहे हैं, तो आने वाले कुछ महीनों में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौर से भी हम सब गुजरेंगे। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगी कि मुद्दा जो है वो विकास का होना चाहिए। आज जिस तरह से विपक्ष, खासकर गांधी परिवार, भड़काऊ बयानबाजी करके देश को हिंदू और मुस्लिम में बांट करके आपकी संपत्ति को अल्पसंख्यकों में बांटने की साजिश कर रही हैं। आप सब लोगों ने न्यूज भी पढ़ी होगी, अखबार भी देखे होंगे। 4-5 दिन पहले की बात है कि कर्नाटक के अंदर जो आरक्षण हमारे समाज, जो हमारे पीछे जो पिछड़े हुए लोग थे, अगर उनको अगर आरक्षण दिया हुआ था, उन लोगों का आरक्षण काटकर
अल्पसंख्यक को आपके आरक्षण के अंदर जोड़ दिया है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि यह सही है या गलत है? गलत है ना कि आप लोगों का आरक्षण, आप लोगों को जो आरक्षण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया हुआ था, उस आरक्षण के अंदर अल्पसंख्यकों को जोड़ दिया गया है और कहा कि ये पूरा का पूरा आरक्षण उनको दिया जाएगा। तो सोचिए कि आप लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। अगर आपने एक एक वोट अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया, तो ये धोखा कभी नहीं हो सकता और न ही प्रधानमंत्री जी आपके साथ होने देंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि यह तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक निर्णय के लिए जाना जाएगा, देश को तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए काम किया जाएगा, तब मैं आप सब लोगों से विनती करती हूं कि आने वाले चुनाव में भाजपा को अपनी भारी बहुमत से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें और यहां से लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी को भारी बहुमत से जिताकर भेजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूं कि इतनी भारी धूप के अंदर भी आप लोग इतने जोश शोश के साथ और संकल्प के साथ आए हैं, तो आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आभार। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार बबीता जी आपका। बड़े विस्तार से आपने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं पर अपना प्रकाश डालने का काम किया। अब मैं बालडा से हमारे पूर्व में चुनाव लड़ा समाज सेवी उमेद पातुवास जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और आप सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम करें। उमेद पातुवास जी। आज की इस विजय संकल्प रैली में मेरे सामने उपस्थित मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप इस काम के समय में इतनी भारी तादाद में यहां पहुंचे। यहां पहुंचने पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आपको पता है, लोकसभा चुनाव का समय है और 2 बार के आपके लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी तीसरी बार प्रत्याशी बनकर आपके बीच में आए हैं। मैं तो आप सब साथियों से एक ही आग्रह और अनुरोध करूंगा, अपनी पूरी ताकत झोंक कर जो 2 बार जीत हुई उससे तीसरी बार ज्यादा वोटों से जिताकर इनको लोकसभा में भेजने का काम करें। यहां मंच पर विराजमान पूर्व में रहे कृषि मंत्री, हाल में वित्त मंत्री, किसानों के दिलों की धड़कन, लोहारू हल्के के आन बान शान चौधरी जेपी दलाल जी मंच पे हैं। यहां पर हमारी दादरी जिले की जिला अध्यक्ष डॉक्टर किरण कलकल जी, यहां का रैली का संचालन कर रहे संयोजक भाई सतेंद्र परमार जी, कोसली से विधायक भाई लक्ष्मण यादव जी, पूर्व में रहे विधायक हमारे बहुत ही अजीज भाई सुखविंदर मांडी जी, पूर्व में रहे भिवानी जिले के अध्यक्ष भाई शंकर धुप्पड़ जी, भाई संदीप जोशी जी, मेरे से पहले आपको विस्तार से सारी बातें बताने वाली बहन बबीता फोगाट जी, यहां सम्मानित मंच। आज का सिर्फ उद्देश्य है, बहुत से साथियों का नाम नहीं ले पाए तो नाराज ना हो, क्योंकि नाम बार बार हमारे साथी लेते रहे हैं और मुख्यमंत्री जी पूर्व में रहे श्री मनोहर लाल जी पहुंचने वाले हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दिया हुआ है। मैं तो सिर्फ इतना कह के अपनी बात को विराम देता हूं। सांसद जी को विश्वास दिलाता हूं, हम सब मिलकर मेहनत करके आपको पिछली बार से ज्यादा मतों से जिताकर यहां से भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत।
पहले शंकर दुक्कड़ जी का, फिर संदीप जोशी। हमारे लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से संयोजक और वरिष्ठ अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी जिला भिवानी के पूर्व मेरे साथ जिला अध्यक्ष रहे बाबू शंकर धूपड़ जी मंच पर विराजमान हैं। हम उनका पहले भी स्वागत कर चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कश्मीरी देवी जी जो हमारी महिला मोर्चा की जिला की अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह है कि वो आए और उनका बुक्का देकर के स्वागत करें। उनके साथ साथ हमारे जिला के प्रभारी जो कल से 2 दिन से 3 दिन से लगातार यहाँ रह के इस रैली की सभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, हमारे कंधे से कंधा मिला करके हमें मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं। ऐसे महेश चौहान जो हमारे जिला के पार्टी के प्रभारी हैं, वो मंच पर विराजमान हैं। उनके स्वागत के लिए तेजपाल चौहान जी और मास्टर टीनू फोगाट जी जो शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक हैं, बुक्का दे करके दोनों से आग्रह है कि वो उनका सम्मान करेंगे। तेजपाल चौहान हमारे जिला के प्रभारी। अब हमारे लोकसभा के इस दृष्टि से प्रभारी और मेरे बहुत ही अजीज साथी भारतीय जनता पार्टी में कोसली से विधायक, हमने कई बार गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश इकट्ठा चुनाव में जाने का काम किया और वो अब वर्तमान में कोसली से विधायक हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं। ऐसे मेरे अजीज साथी कोसली से विधायक लोकसभा के संयोजक भाई लक्ष्मण जी यादव वो आए, उनसे आग्रह है कि वो कार्यकर्ताओं को अपना संदेश देने का काम करें। भाई लक्ष्मण जी यादव। भारत माता की। आवाज कम आ रही है, इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा रही। भारत माता की, भारत माता की। अब तक की कामयाबियां आपके नाम करता हूं, अब तक की कामयाबियां आपके नाम करता हूं और आप सबकी मेहनत को झुक के राम राम करता हूं। आज इस विजय संकल्प रैली में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी पहुंचने ही वाले हैं और मंच पे विराजमान जिनके हाथ में हरियाणा प्रदेश की खजाने की चाबी है, ऐसे हमारे मंत्री जेपी दलाल साहब, हमारे इस जिला के अध्यक्ष बहन किरण कलकल जी, हमारे इस विधानसभा के संयोजक भाई शंकर धूपड़ जी, इस दादरी जिले के प्रभारी भाई महेश चौहान जी, हमारे बहुत पुराने साथी, बल्कि इनके साथ बहुत समय बिताया और अच्छे सुबह से शाम तक 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी में लगाने वाले भाई संदीप जोशी जी, आपके यहां से चुनाव लड़ी बहन बबीता जी, भाई सुखमिंदर मांडी जी, सुनीता डांगी जी, मेरे मित्र भाई सतेंद्र परमार जी, उससे पहले पूर्व इनसे भी अध्यक्ष रहे जिले के रामकिशन शर्मा जी और सभी आपके लाडले प्रत्याशी जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेके आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में चौधरी धर्मवीर सिंह जी, और सभी का नाम लूंगा, समय लगेगा, इसलिए सम्मानित मंच, इस क्षेत्र की आई हुई सरदारी, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और मातृशक्ति, आज ये आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि
भारत का एक एक वोटर जो है वो भारत का भाग्य विधाता है, क्योंकि प्रजातंत्र में तो भाग्य लिखने का काम एक एक वोटर के माध्यम से होता है। कई बार मैं देख रहा था कि एक दादा पोता आपस में संवाद कर रहे थे। पोता दादा से कहने लगा, बोला दादा बड़ा आदमी कौन होता है? तो एक थानेदार जा रहा था, उसको देख के बोला बड़ा आदमी ये होता है। और कुछ दिन के बाद उस गांव में एसडीएम आ जाता है, वो थानेदार भी एसडीएम को सलूट मार रहा होता है। फिर पोता दादा से कहता है, बोला दादा आप तो कह रहे थे थानेदार बड़ा है, ये जो एसडीएम आया ये बड़ा है। और कुछ दिन के बाद उसी गांव में डीसी आ जाता है, और जब डीसी आ जाता है तो वो दोनों ही सलूट मार रहे होते हैं। फिर पोता दादा से कहता है, बोलो दादा बहका रहे थे इब के जो ये डीसी साहब आया ये बड़ा है। और कुछ दिन के बाद एक मंत्री बनके और ढोल नगाड़ों से गांव में गाजे बाजे से जब आता है तो डीसी भी उसको सलूट मार रहा होता है। फिर पोता दादा से कहता है, बोला आप तो कह रहे थे ये वाला बड़ा है, अब के ये जो मंत्री आया ये बड़ा है। और किस दिन के बाद जब चुनाव आ जाता है तो वही मंत्री दादा के पैरों के हाथ लगा के कहता है, बोलो दादा इस बार और अवसर दे देना, जो कोर कसर रहेगी अब के मिटा दूंगा। फिर पोता दादा से कहता है, बोलो दादा बहुत देर उल्लू बना लिया, अब मुझे पता है बड़ा आदमी कौन होता है। बोले कौन होता है? बोले बड़ा आदमी मेरे देश का वोटर है, मेरा दादा है। तो वो ताकत हमारे पूर्वजों ने आपको दी है, इसलिए मोदी जी कहते हैं आप भाग्य विधाता हैं इस देश के। और आपको पता है जब से आपने आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया है तब से विश्व में डंका बज रहा कि नहीं बज रहा? कितने लोग समझते हैं इस बात को? बज रहा कि नहीं बज रहा? नहीं तो एक जमाना आपने देखा था कि जब आतंकवाद का हमला होता था, बम ब्लास्ट होते थे, बसों में जाते थे तो लिखा रहता था कोई लावारिस वस्तु बम हो सकती है। ऐसे ही ट्रेनों में जाते थे, जब भी कहते थे कोई लावारिस वस्तु बम हो सकती है। जब बॉम्बे में बम ब्लास्ट हुए और बम ब्लास्ट के बाद जब इंक्वायरी आई तो उन्होंने कहा इसमें आतंकवाद का हाथ है। जब बंगाल में बम ब्लास्ट हुए उसकी इंक्वायरी आई तो कहने लगे इसमें आतंकवाद का हाथ है। फिर दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए तो उसकी भी जब इंक्वायरी आई तो उन्होंने कहा इसमें आतंकवाद का हाथ है। फिर देश की जनता ने ये समझा कि सारी समस्याओं की जड़ अगर कोई है तो ये हाथ है, और इस हाथ को फिर इस देश ने हटाने का काम किया कि नहीं किया? और उसके बाद आपने कमल खिलाने का काम किया। निश्चित तौर पे जब से आपका आशीर्वाद भाई धर्मवीर जी को मिला है, मोदी जी को मिला है, क्या लिया है भाई? अभी तो स्वरूप ही नहीं हुआ। तो जब से आपका जो आशीर्वाद भाई धर्मवीर जी को मिला है, इसकी ताकत आदरणीय मोदी जी को मिली है। और जब आदरणीय मोदी जी को मिली है तो निश्चित तौर पे देश में बहुत बदलाव देखने को भी आपने मिले होंगे। एक जमाना था जहां सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, और आज सीमाओं की तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। मुझे वो दिन याद है जब 15 सितंबर 2013 को आदरणीय मोदी जी रेवाड़ी अर्ध सैनिक बल और सैनिकों की जब जनसभा को संबोधित करने आए थे तो कहते थे भले ही आज हमारे रक्षा सुरक्षा के नाम पे एक कील भी देश में नहीं बनती, और ये बदलाव आपको देखने को मिला। और आज हम देख रहे होंगे आप किस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारे पनडुब्बियां भी तैयार है, आज हमारे पास तेजस भी तैयार है, आज हमारे पास सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेटें भी तैयार हैं आज। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा था जब आतंकवाद का सीमा पे हमला होता है तो वहां जाके दिल्ली की तरफ देखना पड़ता है, गोली चलाएं नहीं चलाएं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है सीमा पे जो सैनिक खड़ा है उसके हाथ में वो चिट्ठी आदेश है, अगर जैसे ही दुश्मन सेना को देखे वैसे ही उड़ाने का काम करें। करा कि नहीं करा? पिछले दिनों में देख रहा था, अगर आपने देखा अगर जब रूस और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था तो 40,000 हमारे भारतीय वहां फंसे हुए थे, लेकिन ये मोदी जी की ही आपकी वोट की दी हुई ताकत ही थी अगर उनको युद्ध को रुकवा के 40,000 लोगों को सकुशल वापस लाने का काम
आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ कि नहीं हुआ? फिर उन्होंने कहा जी कैसे पहचानेंगे भारतीय हैं? उन्होंने कहा जिनके हाथ में तिरंगा झंडा हो ये समझ लेना ये भारतीय है। तो आपके इस तिरंगे की ताकत बढ़ते मैंने देखा, आपने भी देखा है। अब उसी तिरंगे झंडे को हाथ में लेके पाकिस्तानी भी निकल के आया और उसी तिरंगे को लेके बांग्लादेशी भी उस लड़ाई से निकल के आया कि नहीं? ये ताकत बढ़ते हुए आपकी वोट से हमने इस देश को बदलते देखा है। आपने देखा मोबाइल बाहर से आता था, लेकिन आज दूसरा नंबर अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में है तो वो हिंदुस्तान का ही है। और 40 करोड़ रुपए में इस देश का सोने गिरवे रख दिया था कि नहीं? लेकिन आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व में उभर के भारत आगे निकल रहा है। और आने वाला वो दिन दूर नहीं जब तीसरी शक्ति ना बन के उभरेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि धन हो गई जिसको पाकर भारत माँ की गोदी, धन हो गई जिसको पाकर भारत माँ की गोदी, और अनहोनी को होनी कर दे नाम नरेंद्र मोदी, नाम नरेंद्र। तो आज वो ताकत आपकी वोट की सही हाथों में गई है। मैं तो कई बार कहता हूं कि आजादी के समय में भी वो कहा तो एक नारा आता है 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। हमारे से जो मुल्क बाद में आजाद हुए थे आज उनमें क्यों ये नारा नहीं बजता? लेकिन आज ये 10 साल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आजादी के समय ही चाइना हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ था, आज वो कहां खड़ा है? अगर आजादी के समय ही इस देश को सही, क्योंकि मिट्टी तो वही है, मिट्टी में बदलाव नहीं है, लेकिन सही शिल्पीकार के हाथों में आ जाए तो इसी मिट्टी से भगवान का रूप बना सकती है और इसी मिट्टी से भिक्षा पात्र बना सकती है। इस 10 साल में एक अच्छा शिल्पीकार इस देश को मिला है कि नहीं मिला? अभी मैं बहन मेरी 370 का जिक्र कर रही थी। मैंने कहा खंड खंड भारत को अखंड करने का काम या तो सरदार पटेल ने किया था या पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई शाह ने करने का काम किया है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है कि नहीं है? तो मैं उनके लिए भी कहता हूं कि साइकिल की मैं कार बना दूं और खंबे का मैं तार बना दूं और मोदी जी इजाजत दे दे तो पाकिस्तान में भी सरकार बना दूं। वो ताकत आपके हाथों में है। अगर सही हाथों में जाएगी तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे विश्व में आपको देखने को मिलेगा। और आपने देखा भी है और आपने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, लड़वाए भी हैं। आप सब चीजों को अच्छे से जानते हैं। हम तो चौकीदार की जिम्मेवारी निभाने आए हैं। असली घर के मालिक तो सामने बैठे हैं। ये मैं समझता हूं ठीक निर्णय लेंगे तो निश्चित तौर पे, क्योंकि बहुत सारी आज आपने निरंतर रैलियां पर रैलियां, हर रोज 2-3 रैलियां जरूर प्रदेश में हो रही है। तो इसलिए रोजाना मुझे तो मैदान में कोई दूसरा नजर आता ही नहीं। हमारे तो आपने देखा अभी प्रत्याशी नहीं मिल रहा गुड़गांव में, तो क्योंकि एक को ढूंढते हैं वो 7 दिन बीमार हो जाता है, फिर थोड़ा सा सांस आते तो दूसरे को ढूंढते हैं वो भी भाग जाता है। तो इस तरह से आज परिस्थिति भी है, माहौल भी है, आज पॉजिटिविटी भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अगर आज मन भी है, आपने तो घर घर जाके केवल उनको मन को कहते हैं ना किमी तो बाई के मन में हो और किमी आ जाए लड़िहार, तो वो आज जनता तैयार बैठी है। आप सब लोग जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका आधा हंगा भी नहीं लगेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और मुझे लगता है अटल जी की वो पंक्तियां याद आती है, हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल और लक्ष्य हुआ आंखों से ओझिल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना भुलाए, आओ फिर से कमल खिलाए, आओ फिर से। बस ठंडे बैठे को मैं रामायण नहीं सुना रहा, थोड़ा जोश जास लाओ। पीछे तक आवाज आ रही है कि नहीं? भारत माता की, भारत माता की। जाग तो रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण यादव जी का इतना सार गर्भित भाषण देने के लिए बहुत बहुत आभार, उनका अभिनंदन, स्वागत। आप सबके सूचना के लिए आज के इस जनसभा के मुख्य अतिथि जी मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, ठीक 5 मिनट में मंच पर विराजमान होंगे। आप सभी कार्यकर्ताओं से आभार कि आप अपना स्थान ग्रहण कर ले। जो बाहर घूम रहे हैं कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के बाहर जितने घूम रहे हो लाके कुर्सियों में बैठाने का काम करें। इसी कड़ी में मैं
हरियाणा प्रदेश किसान मोर्चा के दूसरी बार प्रदेशाध्यक्ष बाडड़ा से पूर्व विधायक रहे हमारे अजीज लाडले भाई सुखविंदर जी मांडी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और सभी कार्यकर्ताओं को अपना संदेश देने का काम करें और चौधरी धर्मवीर सिंह जी के लिए वोट की अपील करने का काम करें। भाई सुखविंदर जी मांडी। भारतीय जनता पार्टी की इस लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे दादरी विधानसभा के क्षेत्र में इस जनसभा में आए हुए आप सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, आप सबका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज हम सब, जिसमें आदरणीय मंत्री जेपी दलाल जी, हमारे जिले की अध्यक्षा बहन किरण कलकल जी और मुझसे पूर्व में अभी बोल के गए भाई लक्ष्मण यादव जी, हमारे बबीता जी, उमेश जी और सब साथी जितने भी मंच पर हैं, हम सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक एक नीति और एक एक रीति को जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों के दौरान आपके सहयोग और आशीर्वाद से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस देश की 36 बिरादरी को किस प्रकार से उनके लिए ना सिर्फ योजनाएं बढ़ाने का काम किया गया, अपितु एक एक योजना का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को कैसे मिले, इस प्रकार का प्रयास निरंतर किया गया। साथियों, बुजुर्गों, इस चुनाव की घोषणा के साथ ही एक नारा भारतीय जनता पार्टी और इनके मुखिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 400 पार का दिया गया। साथियों, बुजुर्गों, ये नारा कोई भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया नारा नहीं, अपितु इस नारे को इस देश की जनता, जिसको बीमार होने पे 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का काम किया है, इस देश के किसान की फसल खराब होने पर उसको मुआवजे का प्रबंध करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इस देश के किसान के एक एक दाने का भाव देने का काम जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इस देश के अंदर सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पूर्व की सरकारों से अगर तुलना करके हम देखेंगे तो हमने कई गुना बेहतर जो काम किया है। तो ये नारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं का नहीं, इस देश के एक एक व्यक्ति ने इस नारे को बुलंद करने का, प्रण लेने का काम किया है। साथियों, बुजुर्गों, हमारे यहाँ पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भी हमारे कैंडिडेट चौधरी धर्मवीर सिंह जी को आप सबने बहुत मान सम्मान और आदर के साथ लोकसभा में भारी मतों से भेजने का काम किया था। और साथियों, बुजुर्गों, इस बार का भी जो ये चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ जीत को या जीताकर अपने कैंडिडेट को भेजने का नहीं है, अपितु इस चुनाव के अंदर जो 10 साल के दौरान नरेंद्र भाई मोदी ने साधारण से साधारण व्यक्ति के मान को बढ़ाने का काम किया है, उसको देखते हुए हमने हमारे यहां से लोकसभा प्रत्याशी को पिछली बार से भी ज्यादा अंतर से जिता के अगर हम भेजेंगे, तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये हमारा पूरा लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ अपने आप को खड़ा करता है। एक बार पुनः आप सब यहां अच्छी संख्या में आए, आप सबका स्वागत करते हुए निवेदन करता हूं कि आप एक एक साथी आज के इस कार्यक्रम के बाद अपने अपने गांव में और अपने बूथ तक पहुंचकर, और जो एक भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, एक नारा भारतीय जनता पार्टी का है कि बूथ जीता चुनाव जीता, तो अपने अपने बूथ के ऊपर मजबूती के साथ
एक एक साथी को जोड़ने का आप काम करें। कोई भी साथी ऐसा जिसे पिछले 5 वर्षों के दौरान अगर हम किसी भी कारण से संपर्क करने में असमर्थ रहे हैं, उन साथियों से भी हमने संपर्क करना है। आज आवश्यकता यही है कि हम सबको अपने साथ वाले अपने पड़ोसी भाई को टोकना है, और सिर्फ टोकने मात्र से ही और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ वो अपने आप को भी खड़ा करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की। जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, वो दोनों हाथ उठाकर नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अभी हमारे बीच में कुछ ही मिनटों में हमारे यहाँ के प्रत्याशी धर्मवीर जी, सतपाल जी सांगवान और हमारे मुख्य अतिथि जिन्होंने चरखी दादरी को जिले का दर्जा दिया, श्री मनोहर लाल जी हमारे बीच में पधारने वाले हैं। जब भी वो आएंगे तो हम सब खड़े होकर ताली बजा के उनका स्वागत करें, ऐसा आपसे आग्रह है। अभी पहुंचने पर वो आपके बीच में होंगे। तो स्वागत है सतपाल जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े परिवार के अंदर तो शामिल हुए, और आप सब दादरी वालों का जो आज इस गर्मी के होते हुए भी सब लोग बड़े इत्मीनान से बैठे हैं, और मेरी आशा है कि जब तक ये कार्यक्रम चले आप सब अपनी सीट पर बने रहें। हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। आपने धर्मवीर जी को 2 बार से अच्छी विजय दिलाई है। 25 तारीख को वोटिंग के दिन अपना वोट तो दिलाएंगे, और सबके जो आसपास लोग रहते हैं अपने बूथ पर, जैसे सुखविंदर मांडी ने बताया कि अपना बूथ जीता तो चुनाव जीता। अपना बूथ सबसे मजबूत दिखाई दे और सबसे ज्यादा मैं आदरणीय जेपी दलाल जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और संबोधन दे। सभी भाइयों को राम राम। भाई हाथ जोड़ के आज इस चुनावी सभा में जो चौधरी धर्मवीर जी के लोकसभा के लिए आप इकट्ठे हुए हैं, इसमें उपस्थित मंच पर सारे वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने बैठी हुई दादरी इलाके के सरदारी माताएं, बहनें, छायाकार, पत्रकार साथियों और प्यारे भाइयों, चुनाव का समय और गर्मी का माहौल है, काम का टाइम भी है, लेकिन सारे काम साथ साथ ही हो रहे हैं। मैं तो एक ही चीज आपको कहना चाहता हूं, ये चुनाव जो है देश का चुनाव है। ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। 10 साल पहले किस तरह से मिलीजुली सरकारें होती थी, किस तरह से कभी कोई प्रधानमंत्री कभी कोई प्रधानमंत्री, और आज भी विपक्षी पार्टियां मिलकर के ऐसे हालात पैदा कर रही हैं कि हर 6 महीने में नया प्रधानमंत्री हो। लेकिन हमें जो है आज स्थायित्व सरकार को देना है। 10 साल से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का रुतबा बढ़ाया है, जो गरीब कल्याण के काम किए हैं,
हमें उनको आगे बढ़ाना है। और जो व्यवस्था परिवर्तन का काम, धन्यवाद। बोलो मनोहर लाल जी जिंदाबाद। मनोहर लाल जी का स्वागत करो, हाथ ऊपर करके। मनोहर लाल जी जिंदाबाद, मनोहर लाल जी जिंदाबाद। भारत माता की, सब खड़े होकर ताली बजा के स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री जी, भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपने स्वागत किया हमारे मनोहर लाल जी का दादरी की धरती में, और ऐसे नेता जिन्होंने बगैर भेदभाव के दक्षिण हरियाणा में पानी दिया, दादरी को जिला बनाया, विकास के काम किए। मैं तो आपके सामने बता रहा था, ये जो चुनाव है, ये चुनाव इस बात का फैसला करेगा कि व्यवस्था बना करके, नियम से काम करने की एक नीति बना करके व्यवस्था खड़ी की थी, क्या उसको बरकरार रखा जाए, या जो पहले वाली सरकारों में दबंग लोग थे, कुछ परिवार इस सत्ता का फायदा उठाते थे, क्या उसको देखा जाए। ये लड़ाई दो व्यवस्थाओं के बीच में है। हमारी सरकार ने किसानों के लिए काम किया है, दक्षिण हरियाणा को पानी देने का काम किया है, 14 फसलें एमएसपी पर हमने खरीदी, किसानों के लिए मंडियां अच्छी चलाई, हमारे किसान को फसल बीमा योजना का लाभ दिया, किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ 8,000 से ज्यादा करोड़ रुपए दिए हमने, 4900 करोड़ रुपए हमने खराबे के दिए, 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रधानमंत्री जी के जो होते सम्मान निधि के दिए। नहरों का बजट है 5 गुना बढ़ाया, कृषि का बजट जो है 6 गुना 5 गुना बढ़ाया, और उसी का परिणाम है कि आज हमारी मंडियां लबालब भरी हुई हैं। मंडियों के अंदर जो खरीद का काम किया, किसान को सीधा पैसा देने का काम किया, तो ये मनोहर लाल जी ने किया। उसका परिणाम यह है कि किसान का शोषण बंद हुआ है। उसका परिणाम यह है आज किसान के खाते में सीधा पैसा आता है। पहले 6-6 महीने तक किसान को पैसा नहीं मिलता था। मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि जो इस सरकार के अंदर सुधार के काम हुए हैं, गरीब आदमी ये मानता है कि ये सरकार गरीबों की सरकार है, कमजोर आदमी ये मानता है कि इस सरकार के अंदर बगैर भेदभाव के, बगैर खर्ची पर्ची के नौकरियां देने का काम हुआ है। एक बदली का धंधा था, वो बंद हुआ है। और हमारे जिले के अंदर, पुराने भिवानी जिले के साथ जो भेदभाव होता था, पहले की सरकार में हम देखते थे कि एक पड़ोस वाले जिले से सड़क आती थी तो हमारे यहाँ सड़क कम हो जाती थी, हमारे यहाँ से जो सुविधाएं आती थी हमारे जिले में कम हो जाती थी, हमारे यहाँ कोई पानी आने की बात होती थी तो वो हमारे यहाँ कम हो जाता था। ये काम किया है तो किसी आदमी ने काम किया है, वो मनोहर लाल जी हैं। मैं कहता हूं कि बंसी लाल जी के बाद पूरे हरियाणा को अपना घर मान के काम करने वाले अकेले ऐसे नेता हैं जो जिन्होंने इसको काम किया है। और बंसी लाल जी ने इस इलाके के लिए काम किया। आज बहुत सारे लोग चौधरी बंसी लाल की विरासत के, हो सकता है कि परिवार से उनके संबंधित हैं, लेकिन आज सतपाल सांगवान के रूप में चौधरी बंसी लाल के दादरी के असली उत्तराधिकारी हैं। तो सतपाल सांगवान जी भी हमारे बीच में आए हैं। मैं इनका भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वागत करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम मिलकर के मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से जिस तरह से काम हम यहाँ पर होता रहा है, 10 साल में किया है, इसी तरह से आगे काम बढ़ाएंगे। इस इलाके के किसान की, इस इलाके के मजदूर की आर्थिक हालात को ठीक करेंगे। यहाँ पर जो भेदभाव की नीति थी हरियाणा में, वो मनोहर लाल जी ने दूर किया है। मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, लोगों, किसी बहकाव में नहीं आना, आपको किसी चक्कर में नहीं आना, आपको किसी तरफ देखना नहीं है, एक ही तरफ देखना है कि देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों
और हम भारी बहुमत से हमारे यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी भाई धर्मवीर को जिता के भेजे, यही प्रार्थना करने में आया हूँ। दूसरा भाई, यहाँ बहुत सारे प्रचार कर देते हैं, लोगों का एक भ्रम फैलाते हैं। लोहारू में जाए तो कहे दादरी में गड़बड़ है, दादरी में जाए तो कहे बाडरा में गड़बड़ है। लोहारू के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, पिछली बार धर्मवीर को 77,000 वोट मिले थे, इस बार लोहारू हल्का 1 लाख वोट से पार करके देगा। यह आपके सामने रिजल्ट आएगा, यह आप लोग देख लेना। मैं तो इतना कह के आपका, जो आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जेपी दलाल जी। अब मैं आग्रह करूंगा श्री सतपाल जी सांगवान जी से, सतेंद्र परमार जी से और यहाँ के जिला अध्यक्षा किरण कलकल जी से, वो पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का पगड़ी और पुष्प देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये सतपाल जी को दे दो। सब तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। अब मेरा आग्रह श्रीमती बबीता फोगाट जी, संजय छापरिया जी और संजीव बढ़िया जी से, वो धर्मवीर जी का पगड़ी पहनाकर पुष्प देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। छापरिया जी, कोई बात नहीं, छापरिया जी। और मेरा आग्रह है श्री रामकृष्ण जी से, बख्शी सैनी जी से और राजेश बंटी जी से, वह सतपाल सांगवान जी का पगड़ी देकर पुष्प देकर स्वागत करें, अभिनंदन कर दिया जी। जब अब मैं पंजाबी सभा यहाँ की वैसा चरखीदारी की, ये प्रवीण मुंजाल जी और उनके सब साथी, अरुण सलूजा जी, पंजाबी सभा पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। हाँ जी, बुलाओ ना पंजाबी सभा, आने दो भैया, आगे 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 आगे, इधर से आगे आ जाओ, आप जल्दी आओ। अब मैं जांगड़ा सभा, विजयपाल जी जांगड़ा प्रधान जांगड़ा सभा, उनके साथ शेर सिंह जी जांगड़ा, धर्मवीर जी, मदन लाल जी जांगड़ा, हरीश जांगड़ा जी, सतपाल सब आए और पगड़ी बनाकर सतपाल जी का स्वागत करें। अब सैनी समाज से जगमाल सैनी जी की टीम, लच्छी सैनी जी, महावीर सैनी जी, गजेंद्र सैनी जी, कुलदीप सैनी जी, परवीन सैनी जी, रतिराम जी, जल्दी आकर पगड़ी बुलाए। अब मैं लावा गांव से अनिल सरपंच जी, तिवला गांव से अनिल सरपंच जी और लोहरवाड़ा से सरपंच जी रणदीप सिंह जी, इनसे आग्रह करूंगा कि वो भी धर्मवीर जी का स्वागत करें। जल्दी करो। ओहो, महिला मोर्चा द्वारा भी सुनीता डांगे जी यहाँ हैं, वो भी पुष्प देकर स्वागत करें। आगे से हट जाओ भैया, आगे से हटो, फोटो तभी आएगी आप लोगों की, आगे से हट जाए, थोड़ा खुला हो जाए। अब मेरा आग्रह चौधरी सतपाल सांगवान जी से, आदरणीय सुखविंदर मांडी जी से भी आग्रह है कि वो भी स्वागत करना चाहते हैं, वो भी पुष्प देकर स्वागत करें। हरिराम खुरानिया जी भी स्वागत करना चाह रहे हैं जी, धर्मवीर जी का स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा सतपाल सांगवान जी से
जो चरखी दादी के नेता पूर्व मंत्री रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना वक्तव्य दें। लांबा का सरपंच है, धर्मवीर का स्वागत किया है। बोला था मैंने। लांबा के सरपंच अनिल लांबा गांव के सरपंच हैं। अनिल सरपंच तिवाला सरपंच के भी और लोरवाड़ा जी के भी। पंडित रामचंद्र जी धर्मवीर जी का स्वागत करना चाह रहे हैं। हो गया आइए सतपाल जी लो। सतपाल जी आओ। हो गया जी, सब पहले करा दिया था आपसे। आइए आपका स्वागत, अभिनंदन। तो मैंने वो नाम तो दे दे यार मेरे को। मनोहरलाल जी इनका बोल के स्वागत सम्मानित मंच बोल। हाँ भाई, पहले तो मैं आपसे एक नारा लगाऊंगा, मेरा दिल मत तोड़ दियो। जिस दिल से तुम यहाँ आए हो उसमें जो है ना साथ दोगे। भारत माता की, भारत माता की, मनोहर लाल जी की, मनोहर लाल जी की। मेरे आदरणीय, मेरे अपने मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी दादरी में आने पर मैं आपको या दादरी की जनता आपका स्वागत करती है। यह हमारा सौभाग्य है। मैंने आपको जब ज्वाइन करा तब भी आपसे एक प्रार्थना करी थी। ये सारे के सारे उठ के चले गए थे, यहाँ ये खाली नहीं थी एक सीट भी। आ जाओ तुम, आओ जल्दी आओ, मेरी बेइज्जती कराओ, वो के साथ आ जाओ। तो मनोहर लाल जी, तब भी मैंने आपसे एक ही डिमांड करी थी कि मेरे को कुछ नहीं चाहता, मैं दादरी के भले के लिए आपसे प्रार्थना करी थी। और आपने उस दिन जो है ना सोनीपत में भी हाँ भरी थी कि दादरी को मैं करनाल की तरह, मेरी विधानसभा की सीट है, अरे एक बार बर्थ की तो देख लो, निवाड़ का ये रोड़ा मचाओ अड़साड़ा का साथ मन रह की देख रखा है। अगर मैं मेरे टाइम क्यों हुआ काम, क्योंकि मैं काम करना जानता हूँ। अब इनने कहा तो कहेगा वो मैं करूँगा। और ये भाई पहली दफ़ा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, युवा धर्मवीर की मेरी बना तो कौन करती, पर क्या करूँ। नहीं, मैं तो सीधा आदमी हूँ भाई, ज़्यादा राजनीति में आती नहीं, पर ये हमारी इसकी थोड़ी सी गहरी बन गई तो इनके इसका जोटा मार दियो। परवाह मत करियो, जो आपको बेकार है, कुछ कुछ कह के बेकार है, उन सारा न मैं जाड़ों से मैं किसी की काट नहीं करता। इसी के कारण मैंने वहाँ भी दुख पाया, दुख छाया, पर मैंने फिर भी जो है ना, क्योंकि आदमी जो आजकल हर राजनीतिक नेता, मनोहर लाल जी नाराज मत होना, ये चुगली सुन के ज़्यादा राजी होते हैं कि भाई यहाँ उसकी चुगली हो। मैंने कभी किसी की चुगली नहीं करी। इसीलिए मैंने आपके बारे में सुना कि आपकी महानता के बारे में सुना। भाई मैं एक दिन मिला, पहली दफ़ा मिला था, मैं कभी नहीं मिला उससे पहले। एक दिन मिला और दूसरा दिन मैं 5-7 दिन पाछा इनको महसूस हो गया, ये आदमी तो ठीक है, बेचारा भोड़ा भाड़ा सा मार रखे। तो इनने मेरे को कहा कि सोनीपत आ जा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो भाई मैं उसी दिन से सोनीपत गया, इन्होंने मेरे को वहाँ मंजूर किया। और मैंने भाई आप ये बात कही थी, जय तारा कोई सूंडिया, मैं तो ये भी वादा करके जाता हूँ, मैं सतपाल सांगवान हूँ, मैं घबराया नहीं जिंदगी में। चौधरी बंसीलाल मन बुलडोजर कहा करते, मैं क्या बुलडोजर था, पर इसीलिए कहा करते कि मैं जो है ना किसी का घबराया नहीं। दादरी की सभा के लिए, दादरी वालों अपनी छाती खोल के बता दो कि तारा मेरे बिना किसी ने भला कराया होता। नाराज मत होना सर, ये मैं आपके लिए नहीं, ये मैं, क्योंकि अब भी इनसे एक बात पूछ लो, अरे तुम ईमानदारी से बताओ, मेरे बगैर तेरा गांव में कोई जा भी सके? बताओ ईमानदारी से। हर गांव में जाता हूँ, हर दुख सुख में जाता हूँ, इसीलिए ये लोग तैयार हो जाते हैं और ये अब के आपका साथ देंगे। अरे भाई मेरी बेइज्जती मत कराइयो, मनोहर लाल जी ने पहली चोट आपके यहाँ आए तो अच्छा चोटा मार दियो धर्मवीर का। आगे मैं सुन लूँगा तुम घबराओ किसी कमजोर थोड़ो, कोई युगत आया नहीं, ईबा होगा तारकन बाजा बाजा हो गया, मेरी जिम्मेवारी है, हो जाता है। पिछली दफा का चुनाव और इस चुनाव में फर्क, ये और इनके अंदर कोई कमी कुछ नहीं बताता।
कोई कमी नहीं है। वह कमीज न बढ़ती, वह मेरे ऊपर बढ़ती। सारा एक कर लिया चाचा ना रावण ने, और मैं सारा एक करता हूँ तेरे को जिताने में। नाराज होने की बात नहीं, जिता के तो जिता लोगे ना। रमन कदे झूठी आप राजो। हाँ तो भाई मनोहर लाल जी एक जोटो चौख मार दियो दादरी में, और फिर मेरा काम देख लियो मैं के करूँ सु के नहीं करूँ। आपका बहुत आभारी, आप दादरी में आए और आपकी इज्जत और धर्म रखना। साथ ही साथ भाई मेरा साथी, बिना राजनीतिक साथी भी, जयप्रकाश जी, भाई हम दोनों बहुत दिन तक इकट्ठे रहे। जो ही बड़ो जो लेट हो गया, पर इसके भादो घणू हो गया। और मेरा जो है ना यो नाराज होगा मनोहर लाल जी, इसने भी शुरू में मेरो अच्छो रफड़ा पाया, पूछ ले। तो अब हम दोनों एक दिन मैं इसके घर चला गया। बोलो भाई डांट नहीं मारा घर में, मेरा डांट मारने की कित कसर। पर उस दिन के बाद हमने कह दिया कि जिस तरह पहले भाई थे उसी तरह रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई जहाँ तक मेरी ज्वाइन करने का, मैं आपको बताऊं असली कारण क्या था कि हमारा एक साथी, हम भिवानी में भी कासनगर रहा करते हैं, तो हमारा बलाड़ी का एक लेक्चरर था, वो आजकल अमेरिका में। आप अचंभा करो, सच्चाई बताता हूं। उसने मेरे को टेलीफोन करा कि भाई साहब हम भी विकास नगर में रहा करते हैं, दलाल भी रहा करता है, वो भी रहा करते, कि मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। मैंने सोचा मेरा गुरु की हटेगा। ने बोला अगर देश को ऊपर ले जाना है तो मोदी की मदद करना, भगवान देखता है। यह सच्चाई है कि अमेरिका से उसने कहा, मैं अमेरिका में जब इतनी आवाज़ है तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। मनोहर लाल जी को और मोदी साहब को जाना तो मैं पहले भी था, पर जब मैं माड़ो सो बालक सो तो मेरी वो जो है ना, तो अब आपने वादा करा है कि हम धर्मवीर का साथ देंगे। और करौली में बात है, रावली के पक्की और कहता हो तो बता दे रहा, तलवाड़ा यू तो और भी खुआ दूंगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मनोहर लाल जी आए, इनकी इज्जत रखना आपका धर्म है। जय हिंद, राम राम। धन्यवाद सतपाल जी, आपने दिल की बात दिल से करी है, जनता से करी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब जिला अध्यक्ष किरणकल कल जी से आग्रह करूंगा कि वो स्वागत भाषण के लिए 2 मिनट में करें। बोलो भारत माता की, वंदे। मनोहर लाल जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद। दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके नारा लगा के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि यहाँ पर पूरी चरखी दादरी की विधानसभा से एक एक बूथ से कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि जिन्होंने लगातार मेहनत करके एक एक बूथ से अपनी संख्या लाने की जो एक पहल की है, उसके लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मनोहर लाल जी का इस चरखी दादरी की पावन पवित्र भूमि पर आने पर हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दोनों हाथ मुट्ठी बीच करके मनोहर लाल जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद। बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और मौत भी कब डरा सकी है मरकर जीने वालों को। ऐसे ही माननीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने इस हरियाणा में विकास की गंगा बहाने का काम किया है, और आगे भी आपके साथ मिलकर के, एक एक कार्यकर्ता के साथ मिलकर के, जिन्होंने सब कार्यकर्ताओं को सम्मान दे करके इस भारतीय जनता पार्टी का बहुत मान सम्मान करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको आश्वासन देते हैं, ये चरखी दादरी का एक एक कार्यकर्ता, मेरे सभी यहाँ पत्रकार बंधुओं का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरे सभी कार्यकर्ताओं का, मंच पर उपस्थित सभी नेताओं का भी हार्दिक अभिनंदन है। क्योंकि समय का अभाव है, आपसे एक विशेष आग्रह है, जितनी वोटों से पिछली बार माननीय धर्मवीर जी को आपने जिताने का काम किया है,
उससे ज्यादा वोटों से आप जिताने का काम करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मेरा आग्रह है यहाँ के सांसद, आपके हृदय लाजीज नेता चौधरी धर्मवीर जी से, वो आए और अपना वक्तव्य दें। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी स्टेज पर अभी सामने बोल के गए हैं। माननीय सतपाल सांगवान जी, माननीय जयप्रकाश दलाल जी, बहन बबीता जी, प्रधान जी और सम्मानित मंच और सभी मेरे सामने सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों, क्योंकि आप सुबह लगभग 10 बजे से बैठे हो और ये मान के चलो कि हमने ये फैसला लिया था कि हम 11 बजे तक ये मीटिंग ख़त्म कर देंगे। गर्मी का समय है, काम का समय है। देखिए, इतिहास को हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें इतिहास से कुछ सबक लेना पड़ता है कि पीछे के इतिहास में हमारे साथ क्या गलत हुआ, क्या ठीक हुआ, क्यों रुकावट आई। इस देश को हम सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया इतिहास के मुताबिक कि इस देश का भाई भाई से लड़ने लगा और विदेशी हमलावर और आक्रमणकारियों को हमने बुला लिया। एक समय था जब पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर एक जयचंद नाम के साथी ने उन मोहम्मद गौरी जैसे लोग को बुलाया और उसका नतीजा क्या हुआ? देश 800-900 साल तक गुलाम रहा और इतना लंबा समय तक गुलामी के बाद इस देश का सब कुछ लूट गया। और जब अंग्रेज यहाँ से चले गए, देश आपके हाथ में आया, फिर गलतियां हुई। हमने उन्हीं विदेशी तर्ज के उन इंसानों को सत्ता सौंप दी जो हिंदुस्तानी की बजाय जिनके अंदर उनमें डीएनए विदेशों का भरा हुआ था, और जो राज करते रहे उनकी कल्चर विदेशों से मिलती रही। बहुत लंबे समय के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व के हाथ में जब ये देश लगा, दोबारा से भारत की संस्कृति, भारत का समाज, भारत के संस्कार दोबारा मजबूत कैसे हों, वो काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। देखिए, प्रबंधन के मामले में माननीय मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं दुनिया में। आप याद करके देखो, जब कांग्रेस का राज था इस देश में, केवल 18 लाख करोड़ रुपया का एक साल का खजाने में पैसा आता था। टैक्स वही था जो आज लगता है, टैक्स वही था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सिस्टम बनाया। सबसे पहले तो नोटबंदी करी, और जैसे ही नोटबंदी करी तो बड़े लोगों के पास जो पैसा था वो बहुत तिलमिलाए। और उसके बाद एक नया जीएसटी, क्योंकि पैसा लाने का ले जाने के अलग अलग दरवाजे थे, एक ही गेट बना दिया जिसका नाम था जीएसटी। और जीएसटी लगने के बाद जब सबका पता चला कि कौन आदमी 2 नंबर का पैसा बाहर भेजता है, वही बजट एक साल में 49 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा होने लग गया। 49 लाख करोड़ रुपया, 31 लाख करोड़ रुपया कहां जाता था? आप ध्यान दीजिए, 2.25 लाख के आसपास फर्जी कंपनियां इस देश में बनी हुई थी। और कंपनियों का काम क्या है? कोई बंबई बैठा है, कोई सऊदी अरब बैठा है, माल भेजते हैं बाहर, कच्चा पक्का कोई भी, और जब माल भेज देते हैं तो रिफंड लेते हैं करोड़ों रुपए का। कंपनी का नाम मिलेगा दादरी की दुकान में और माल मिलेगा उन बड़े लोगों को। और ऐसी कंपनियां हजारों करोड़ रुपया सालाना देश का रिफंड के ऊपर ले जाती थी। और जब वो सारी कंपनियां बंद हुई तो ये बजट बढ़ के 31 लाख करोड़ रुपया वापिस आ, 49 लाख करोड़ रुपया आपकी जेब में, आपकी देश के खजाने में आना शुरू हो गया। उसी पैसे से ये सड़कें हैं, रेलवे का काम है, डिफेंस की मजबूती है, आयुष्मान है, मेडिकल कॉलेज हैं, ये चारों तरफ देश का एक तस्वीर बदलनी शुरू हुई। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस देश को 2047 तक अगर विकसित देश बनाना है, रोकने की कोशिश की जाएंगी,
रोकने की कोशिश कांग्रेस और इसके दूसरे लोगों का आपको हालात का पता है किस प्रकार रोकते हैं, किस प्रकार से ये माइनॉरिटी का नाम वोट लेने के लिए करते हैं। अरे पिछले दिनों जब सीए का कानून आया, जब धारा 370 की बात आई, तो उस 370 से पहले कश्मीर का क्या हाल था। वहां पर सिविलियन को जैसे मारा जाता था। पिछले दिनों लोकसभा के अंदर माननीय अमित शाह जी ने एक प्रस्ताव पेश किया कि देखिए कश्मीर के अंदर 52 से पहले सारी की सारी जमीन हिंदुओं के नाम थी और बड़े दो परिवार शेख अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सैयद के परिवार ने सारा रिकॉर्ड बदलवा दिया 52 के बाद। आज वह जमीन 370 हटने के बाद आपकी जमीन आपके पास आने लगी है। केवल यही नहीं, जिस सीए के बारे में ये लोग बदमाशी करते हैं, विरोध करते हैं, क्या है ये सीए। अरे जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान हिंदुस्तान से जब धर्म के नाम पर से अलग बना तो लगभग 23% आबादी हिंदुओं की रहती थी पाकिस्तान के अंदर आजादी के बाद, और आज रहेगी सिर्फ 1.5%। केवल प्रधानमंत्री जी ने यह कानून बनाया है कि जो लोग यहां पर रहना चाहते हैं, जो पहले आए हुए हैं, उनको हम नागरिकता देना चाहते हैं, वापस उनको नहीं जाने देते, तो भी विरोध। इनसे पूछिए, जरा जाके देखना पाकिस्तान में 10 साल तुम रह के देख लो। आज पाकिस्तान का मुस्लिम भी बार बार कहता है कि हमें किसी प्रकार से मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिल जाए तो हमारा देश भी आगे बढ़ सकता है। ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। मैं दो बात चीज और कहना चाहता हूं। हमारे इस क्षेत्र के अंदर जब ये अगली योजना शुरू होगी 4 जून के बाद जब शुरू होगी, तो कुछ एक कनेक्टिविटी ऐसी हैं जो बकाया हैं। माननीय मनोहर लाल जी, हम उन कनेक्टिविटी को पूरा करने का इस 5 साल में, चाहे वो दिल्ली से जोड़ने के लिए कुछ रोड नेशनल हाईवे के बकाया हों, कुछ रेलवे के काम बकाया हों, कुछ नहरी पानी का जो हमारे साथ अब तक हम पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी दया से वित्त मंत्रालय भाई जयप्रकाश दलाल के पास है, नहर का महकमा भी अभय सिंह को दिया है इसी लोकसभा क्षेत्र में, सड़क और पीने का पानी भी आपने डॉक्टर बनवारी लाल जो नारनौल रहते हैं उनको दिया है। और ये सिस्टम अगर इसी प्रकार चलता रहा तो आने वाले 5 साल में पानी के मामले में, सड़कों के मामले में और बड़ी इंडस्ट्री लाने के लिए हम 5 साल, ताकि भारत सरकार की तरफ से हमारे क्षेत्र में बड़ी इंडस्ट्री कैसे आए, यही काम हमारा बकाया है जो हम करना चाहते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि चुनाव आपका है। इस चुनाव के अंदर जिस प्रकार विदेशी लोगों ने, जैसा मैंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर जयचंद जैसे आदमियों ने विश्वासघात करके 900 साल हमें बर्बाद कर दिया, इसलिए अपने प्राय को जरूर समझना और वोट बीजेपी को देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद रवि जी। अब मैं आप जब से इंतजार कर रहे हैं जिनका, उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। हरियाणा में इन्होंने अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम लाइन में अंतिम व्यक्ति खड़ा, उनकी चिंता की। हरियाणा एक का नारा दिया, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी का वादा किया, और सबसे बड़ी बात है चरखी दादरी को जिले का दर्जा दिया। ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी से आग्रह है वो आए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। आज की इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे सांसद और वर्तमान फिर से दोबारा इस लोकसभा में प्रत्याशी घोषित हुए मान्यवर चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, और कोई छोटे मोटे कैबिनेट मंत्री नहीं है। जैसे चौधरी धर्मवीर जी ने कहा, पिछली बार खुद मेरे पास वित्त मंत्री का काम था, और जब नई सरकार के नाते अब दोबारा से रचना हुई तो भाई इस खजाने की चाबी हमने अपने जेपी दलाल जी को दे दी है। ऐसे हमारे वित्त मंत्री जेपी दलाल जी, कोसली से हमारे विधायक हैं श्री लक्ष्मण यादव जी, जिलाध्यक्ष बहन किरण कलकल जी, बहन बबीता फोगाट जी, और हमारे पूर्व मंत्री जिनके आयोजन में
ये कहना चाहिए। आज की इतनी बड़ी सभा यहाँ एकत्र हुई है, बहुत साफ दिल के आदमी चौधरी सतपाल सांगवान जी, साफ दिल के तो इतने हैं, मंच पर खड़े होके मान रहे हैं कि भाई पिछली बार मैंने के करा और इब के करना है। इससे सफाई का काम सतपाल सांगवान जी कर सकते और कोई नहीं कर सकते। सतपाल जी सांगवान जब भाषण कर रहे थे तो मुझे जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई और देश के जो चुनाव अधिकारी घोषणा कर रहे थे, उन्होंने एक शेर बोला था, वो मुझे याद आ गया। वो कह रहे थे ये पॉलिटिकल पार्टियों के कारण से हमको बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि आखिर उनको पॉलिटिकल पार्टियों से डील करना पड़ता है, सबके सब चुनाव के लिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो कहते हैं खूब लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ खूब बोलते हैं। तो अपने मन की पीड़ा उन्होंने व्यक्त की उस शेर में। उन्होंने कहा पार्टियों को कि खूब लड़ो, जी भर के लड़ो, पर इतनी गुंजाइश रख लेना अगर दोबारा कभी मिलने का अवसर आ जाए तो आंखों में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, आपस में मिल भी सकना। तो इस जिले के सारे राजनीतिक दल इस मर्यादा का पालन करते हैं। आज से नहीं करते, पुराने समय से करते आ रहे हैं, इन्होंने कई गिना दिए। तो भाई ये बहुत बड़े दिल के आदमी होते हैं जो इस प्रकार की गुंजाइश रख के चलते हैं। आज एक मंच पर आए हैं और जो जो एक मंच पर आते हैं उनके बारे में मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि हम भी जब एक मंच पर लाओ है ना, पहले सोच समझ के ठोक बजा के देखते हैं कि इनके दिल मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। जब दिल मिलने की बात होती है तब एक दूसरे से वरमाला पहनवाते हैं, भैया वरमाला पहन लो, कोई बात नहीं। तो हमारे ये जो चौधरी सतपाल सांगवान जी का बड़ा दिल है। हमारे पूर्व विधायक बाड़ा से और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुखेंद्र मांडी जी और इस नगर के चेयरमैन, नाम तो इनका बाद में है लेकिन मैं सैनी पहले कह देता हूं, बख्शीराम सैनी। कई सैनी अभी मित्र मिलने आए, मैंने कहा आजकल ये सबसे ज्यादा कूद रहे हैं। पता ना क्यों कूद रहे हैं? अरे मेरा पट्टा है कि नहीं पट्टा ना, थोड़ा सा मैंने भी सहारा ला दिया था उसमें, सैनियों कूद जाओ। सतेंद्र परमार है और हमारे रामकिशोर वर्मा, दोनों पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं।
चार तरह के झूठ बता रहा हूं उनके। एक झूठ उन्होंने बोला कि हम आएंगे गरीबी हटा देंगे। अरे भाई, ये झूठ तो 1970 से हम सुन रहे हैं। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी, वो भी 1970 में गरीबी हटाओ के नाम पर राज लेके गई थी। क्या 70 के बाद इतनी सरकारें आई हैं? 2014 से पहले वो भी 25 साल और राज में रहे हैं। लेकिन इन पिछले 10 साल में नीति आयोग की रिपोर्ट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि भारत के 20 करोड़ परिवार ये गरीबी रेखा से ऊपर हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये गरीबी हटाने का काम मोदी जी ने जो काम किया है, गरीबों को घर दिए, गरीबों को रसोई गैस दे दी, गरीबों को उन्होंने राशन मुफ्त में दिया, गरीबों को उन्होंने पानी रसोई में पहुंचा दिया, बिजली के कनेक्शन दे दिए, गरीबों को बच्चों के, उनके बुजुर्गों के, परिवार के किसी सदस्य को बीमार होता है इलाज के लिए 5 लाख रुपए का बीमा करा दिया। तो गरीबी हटाने की तो ये चीजें हैं। गरीबी हटाने के लिए उन्होंने जो दूसरा झूठ बोला कि हम हर गरीब महिला, गरीब नौजवान के खाते में 1 लाख रुपया डाल देंगे। मोदी जी कहते हैं मैं बहनों को लखपति दीदी बनाऊंगा, बहनों को ड्रोन दीदी बनाऊंगा ताकि वो कमा सकें, 1 लाख रुपया उनके खाते में कमा करके पहुंचे। ये कहते हैं मुफ्त में देंगे। भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुफ्त में दिया ठीक या कमाई करके बैंक में पैसा आए वो ठीक? बोलो, कमाई करके ठीक? जो जिनको लगता है कमाई का पैसा आए वो ठीक है, वो हाथ खड़े करो। और जिनको लगता है कि मुफ्त का पैसा आता रहे वो हाथ खड़े करो। कोई चाहता नहीं है। आज झगड़ा हो जाए किसी का तो हम सामने वाले को कई बार कह देते हैं, अरे भाई मैं अपना खाऊं तेरे बाप का दिया नहीं खाता। ये कहते हैं ना, तो गांव की सामान्य भाषा कि मैं तेरा बाप का दिया नहीं खाऊं, अपना खाऊं। अपना पैसा हो आदमी को स्वाभिमान होता है। तो इस प्रकार की पॉलिसी बनाते हैं। इनके झूठ के बुलंदे कि हम आएंगे, ओबीसी का आरक्षण 50% इनको ना दे करके साथ में हम मुसलमानों को जोड़ेंगे, जो हमारे धर्मवीर जी कह रहे थे। अरे ओबीसी का आरक्षण खत्म कोई नहीं कर सकता। ओबीसी का जो आरक्षण उतना जरूर मिलेगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ, कमजोर और कोई आदमी है, मानो ओबीसी नहीं भी है, एससी नहीं भी है, तो गरीब परिवारों के लिए मोदी जी ने 10% का आरक्षण अलग दिया कि जो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते उन गरीब परिवारों को अलग से 10% दे दो। आज हमने भी नौकरी देते समय हमने कहा जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है 5 नंबर उसको अलग से देंगे। हमने हरियाणा में 5 नंबर अलग से दिए, अलग से। मित्रों, काम गिराने के लिए बहुत है हमारे पास। और इनके झूठ कैसे होते हैं, सामान्य आदमी को झूठ बोलने का तरीका एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा आपको। एक मोहल्ले में एक आदमी शोर यानी बहुत जोर जोर से बोल के चल रहा था, 100 रुपये में जिंदगी भर बैठ के खाओ, 100 रुपये में जिंदगी भर बैठ के खाओ। ये उसने ऊंचा उकारा भरा। अब उसके पास लोग आने लगे। एक नौजवान पहुंचा, देखे तो सही कि 100 रुपये में जिंदगी भर का सौदा कर रहा है क्या। तो बाहर जाके देखा, उसने अपनी पीठ पर चटाई रखी हुई थी। बोले ये चटाई 100 रुपए की ले लो, इस पर जिंदगी भर बैठ करके मुफ्त खाओ। चटाई पर बैठ के मुफ्त खाओ, 100 रुपए में ले जाओ। उसने अपनी चटाई बेचनी थी। तो इस प्रकार के झूठ ये हमारे नेता बोलते हैं कांग्रेस के। कहते हैं हम सबको पहले 72,000 रुपए कहते हर साल देंगे, अब कहते हैं 1 लाख रुपया देंगे, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये कहावत है बहनों, ये कहावत के नाते बता रहा हूं कि जो चीज संभव ही नहीं है कुछ भी बोलते जाओ उसके लिए। मित्रों, केंद्र सरकार तो अपनी जगह काम कर रही है। हरियाणा सरकार की चर्चाएं हो सकता है पहले वक्ताओं ने की हो। हमने 10 साल जी जान लगा के पीछे मुड़ के देखा नहीं है। दिन में 18-18 घंटे काम करके जनता की सेवा की है। और सेवा करने के पीछे भी मन की भावना। ये कभी कभी ताना मार देते थे कि मोदी को, मनोहर लाल को क्या पता, इनका तो अपना परिवार ही नहीं है। कुछ महीने तो मैंने सुना, मैंने उसके बाद कहा देखिए हरियाणा के उस दिन की जो आबादी थी वो मैं बता रहा हूं, 2,82,06,995 लोग, ये हरियाणा के, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। मैं परिवार के हर सदस्य की चिंता करूंगा, गरीब की पहले करूंगा। और उसके लिए हमने कई नीतियां बनाई, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई। नौकरी भी जो है किसी के कहने पर नहीं मिलेगी। भाई बालक पढ़ा लिखा होगा, उसके पास योग्यता होगी तो उसकी नौकरी पहले मिलेगी। आज गांव-गांव में सैकड़ों बच्चे
नौकरी में लगे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लगे हैं, और इसका रोष भी किसी को नहीं है। पहले 5 लगते थे, 50 नाराज होते थे। आज अगर 50 लगते हैं, नाराज कोई नहीं होता। भाई ये बालक बड़े होशियार थे तब लगे हैं जाके। पहले नौकरी के लिए बापू किला बेचना पड़ा करता, माँ को अपने जेवर टूम बेचने पड़ा करती, अब किसी को 1 पैसा देना नहीं पड़ता है। और यही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है हरियाणा के लोग जिसके लिए बहुत प्रभावित हैं और बहुत वो धन्यवाद भी कर रहे हैं। मित्रों, हरियाणा के अंदर जो हमने बातें की हैं वो मैंने आपको बताई हैं, और उसके अंदर चाहे किसान हो उसके लिए डीबीटी पैसा सीधा भेजा है, चाहे सिंचाई का विषय हो, आगे भी उसी नाते से दक्षिण हरियाणा के सिंचाई और पानी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने सिंचाई मंत्री यहाँ के बना दिए, वित्त मंत्री यहाँ के बना दिए, पीडब्ल्यू की सड़कें इधर खूब बढ़ाने के लिए हमने सोच समझ के किया है कि जिस इलाके में जरूरत है मंत्री उस इलाके में करेंगे तो लोगों की सहूलत हो जाएगी। हमने हरियाणा के लिए बहुत काम किए। हम दादरी के लिए भी लगातार कर रहे हैं। इससे पहले 10 साल पहले जब आना शुरू करते थे तो दादरी तहसील में आते थे। आज जब मैं आया हूं तो दादरी जिले में आया हूं। मित्रों, 10 साल का बहुत बड़ा परिवर्तन है। यहां पर सेक्रेटरीएट के लिए अलग से व्यवस्था कर दी है, यहां पर अलग से कॉलेज की व्यवस्था हो गई है, यहां पर अलग से मेडिकल कॉलेज, उसके लिए जमीन ले ली गई है। यहां जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं उन सब के लिए जमीनें ले ली गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें 152D को आप देख लो, जो दादरी का आदमी 5-6 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचता था, मुझे लगता है शायद 2.5-3 घंटे में पहुंचता होगा। 2.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचता। आप दक्षिण में कहीं भी जाना हो 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो मित्रों, विकास के नाते जो हरियाणा में ज्यादा काम हम कर सकते थे, बजट की कोई कमी नहीं है। एक ही कमी आती थी कि जितना बजट ऊपर से चलता था, नीचे कांग्रेस के टाइम पर उनके अपने लोग कहते हैं कि 15% पहुंचता था। हमारी गारंटी है कि 100 रुपए भेजेंगे तो 100 के 100 नीचे पहुंचेंगे, बीच में कोई निकालने वाला नहीं। कांग्रेस के टाइम के जितने भी लूप होल थे, जितने इनके एजेंट थे, जितने बीच में पैसे को खाने वाले थे, वो सारे बेरोजगार हो गए हैं। मैं उनको धौड़ कपड़िया कहता हूं। धौड़ कपड़ियों के कपड़े निकाल के खूंटी पर टंगवा दिए, बैठे रहो भैया, अब ये धंधा नहीं चलेगा, ये धंधा नहीं चलेगा। हमारे अपने लोग भी कई बार नाराज होते हैं। जब ये नौकरियों की बात आई, फिर हमारे अपने कैसे लगेंगे? मैंने कहा भाई, अपने कौन होते हैं? जो लग जाए उनको अपने मान लो, जो नहीं लगे अपना पढ़ाई करो, फिर आ जाएंगे। इसलिए अपना किसको मानना है? मेरे खून के रिश्ते का परिवार, यही परिवार ऐसा नहीं है। मेरे हरियाणा का हर व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है। ये परिवार की भावना सब लोग चलते हैं। और हमारे नेता, चाहे हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, चेयरमैन हैं, बाकी सब हैं, या पार्षदों को भी मैं मंच पर खड़े कर करके चुनाव में कहता था कि भाई संकल्प लो, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार से दूर दूर का रिश्ता नहीं रखेंगे। कल मुझे 40-42 सरपंच मिलने आए, कहने लगे जी थोड़ा सरपंचों के ऐसा सरकार की खाई बढ़ गई है। मैंने कहा बढ़ी है। कि जी जिम्मेवार कौन है? उन्होंने मुझे कहा कि मैं जिम्मेवार हूं। मैंने कहा उस हद तक मैं जिम्मेवार हूं जिस हद तक मैंने जिद पकड़ रखी है। जिद क्या पकड़ी है? कि नगद पैसे निकालो, काम करा लो, मर्जी का किसी से करा लो, ये जिद नहीं चलेगी। अब आपका सारा काम, जैसे बाकी लोग टेंडर कराते हैं, टेंडर पर होना हो तो मेरे पास आ जाओ, बाकी सारी बातें ठीक कर देंगे। आखिर में 1 घंटे के बाद सबने माना कि हाँ ठीक है, बात आपकी ठीक है। हम जो आजकल ये जो ई टेंडरिंग है, बहुत समर्थक में आ गए लोग। ई टेंडरिंग बहुत बढ़िया है। आप फालतू पैसा जो हम कोटेशन से करते हैं, इससे उससे करते हैं, मनमर्जी से करते हैं, वो करना नहीं पड़ता। और सरपंच रिस्क से बाहर हो गए हैं। यानी जो खतरा सरपंचों के ऊपर मंडराता रहता था, कभी भी केस बन गया, कभी सस्पेंड कर दिया, अगली बार चुनाव नहीं लड़ सकते, और सरपंच भी पुराने नयों को बस्ता देने के बजाय तालाब में डाल देते थे, आग लगाते थे, सब धंधे खत्म। अब तो जो काम होना उसका हिसाब किताब अपने पास कंप्यूटर में रहेगा, आपको कोई समस्या नहीं है। आपके कहीं साइन होने नहीं। हाँ, गलत काम हो जाए उसकी पेमेंट रोक दो। काम की चेकिंग जो है सरपंच करेंगे, गांव का हर आदमी करेगा, हर आदमी करेगा। काम अच्छा साफ सुथरा चाहिए। आखिर में मान गए कि ठीक है जी, अब ई टेंडरिंग को छोड़ करके बाकी सारी समस्याएं, मैं कहा चंडीगढ़ चले जाओ, अधिकारी को फोन करता हूं, एक एक समस्या का हल करने का काम सरकार का है। 5 जून से पहले वो करेंगे, 5 जून के बाद हमारे मंत्री बैठेंगे, मुख्यमंत्री बैठेंगे, आपकी हर समस्या का हल करेंगे। मित्रों, गलत तो नहीं कहा? गलत तो नहीं कहा मैंने?
नहीं ना कहा। भ्रष्टाचार रोकना नहीं रोकना, भ्रष्टाचार कोई भी करे वो जनता का दुश्मन, प्रदेश का दुश्मन, देश का दुश्मन। पुरानी सारी चीजें निकल करके आ रही हैं, कितने कितने निकल करके आ रही हैं। लोग कहते हैं ईडी आ गई, अरे ईडी का काम है ये पकड़ना, सीबीआई का काम है पकड़ना। गलत कुछ मत करो, साफ रास्ते आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो हम बताएंगे। साफ सुथरे पर रास्ते पर चलो और जनता को सुख में आगे बढ़ने दो। मित्रों, इन सब बातों को लेकर के मैं तो आज इतना ही कहूंगा कि चौधरी धर्मेंद्र सिंह जी को आप पार्लियामेंट भेजेंगे। जो इस इलाके के काम जितने भी आपको अपेक्षा है पार्लियामेंट के, लेकिन विधानसभा की बात हम विधानसभा के टाइम पर करेंगे। नेता बैठे हैं सारे, उस समय ये बात अलग होगी, लेकिन आज लोकसभा के नाते चौधरी धर्मेंद्र जी पूरे आपके काम करेंगे जो केंद्र सरकार के हैं। एक बात की शायद आपको जानकारी हो गई होगी कि इनके साथ इस लिस्ट में मेरा भी नाम है करनाल से, और मुझे चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। तो निश्चित रूप से मुझे भी भरोसा है कि करनाल के लोग मुझे भी भेजेंगे और दोनों भाई कंधे से कंधा मिला के पार्लियामेंट में जाकर के पूरे हरियाणा की बात करने का काम हम करेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। 25 मई को आप लोग खुद, आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार, काम करने वाले सबको तैयार करिए कि अधिक से अधिक वोट ये हमारे प्रत्याशी चौधरी धर्मेंद्र जी को कमल के निशान पर बटन दबा के दिलवाएं। बहुत बड़ा एरिया है, इसमें जिले भी 3 लगते हैं, तो तीनों जिलों के लोग अपने अपनी विधानसभा के अंदर अपने अपने इलाके में खूब काम करें। और देश में कहीं भी, हरियाणा में कहीं भी कोई आपका जानकार है तो उसको कमल के निशान के आप याद कराते रहें। इतना काम करेंगे तो निश्चित रूप से अब की बार 400 पार, और हरियाणा में 10 की 10, और उस 10 में एक महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा भी उसी में आती है। तो जब ये सब पूरा पार होगा तो हम सब सीटें जीत करके 10 खिलते कमल और एक करनाल विधानसभा का कमल, जहां मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, 11 कमल खिला करके हम मोदी जी के झोले में डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। की जय, भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय मनोहर लाल जी। मैं अब मनदीप जी जिला परिषद के चेयरमैन से कहूंगा कि वो धन्यवाद। तो मैं आप इतनी दूर से आए, श्री मनोहर लाल जी का यहाँ पहुँचने पर टाइम निकाल के यहाँ आए, हमारे लिए इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।